गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 में साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ का सार समझने का प्रयास करेंगे इसका, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया। मधु कांकरिया ने एक यात्रा वृतांत के दौरान ये पूरी कहानी इसमें जो है लिखी गई है। ये उस समय का जो है दृश्य है जब लेखिका भ्रमण के लिए जाती हैं और ट्रेन से यात्रा करती हैं, और जिसमें पाठ में दिखाया गया है ट्रेन कुछ इस तरह से बनी हुई है। तो ट्रेन से यात्रा करती है और यात्रा के दौरान जो जो दृश्य उनके मन को भाते हैं, जो अच्छे लगते हैं, उन्हीं का उन्होंने वर्णन किया है। तो पहले बात कर लेते हैं गंगटोक। गंगटोक जो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। लेखिका को गंगटोक शहर सुबह शाम और रात हर समय बहुत अच्छा लगता था। इसमें लिखा हुआ है कि मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा हुआ था और सारे सितारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता हुआ गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान की संधि स्थल पर खड़ा, स्थल कहते हैं जगह, स्थान खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक शहर, ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर, सुबह शाम रात दिन सब कुछ सुंदर था। यहाँ लेखिका ने कहा कि जब मैंने हैरान होकर देखा, आसमान मानो उल्टा पड़ा था, यानी कि उस सुंदरता के और रात के दृश्य की बात कर रही हैं, जब पूरी लाइटों से चकाचौंध था वो शहर, और वहीं पर लेखिका क्या होती है, मन मुग्ध हो जा। आगे कहती हैं कि दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। और उन्होंने बताया है यहाँ से कि और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहक जगा रही थी। कुछ इस कदर की उस जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, यानी कि रुका हुआ था। मैं मानो अर्थहीन थी। मेरे सोचने समझने की शक्ति सब समाप्त हो चुकी थी। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था, कुछ नहीं था, सिर्फ शून्य था। अतीन्द्रियाँ मेरी में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अतीन्द्रिय मीन्स जो उनकी, अतीन्द्रिय मीन्स इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे यानी कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनसे भी बिल्कुल मुझे नहीं पता था, बिल्कुल मेरे हाथ पैर सब शून्य थे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी में चेतनपन नहीं था, अचेतन हो चुकी थी मैं बिल्कुल। धीरे धीरे एक उदास, धीरे धीरे एक उल्लास। अब उल्लास एक शब्द आया है यहाँ, इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर उल्लास का अर्थ है प्रकाश या उजाला। उस शून्य से फूटने लगा, यानी कि धीरे धीरे मेरे बॉडी में एक उजाला सा आया, एक रोशनी सी आई, और मेरा जो शून्यपन था वो धीरे धीरे अलग होने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी, गर्दहु प्रार्थना हारमो जीवन तिम्रो हो कौशली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की ही प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली स्त्री से सुने थे, यानी कि नेपाली युवती से सुने थे। ये बात किसने कही है? लेखिका ने कहा है। आगे लेखिका कहती है कि सुबह हमें युमथोंग के लिए निकलना पड़ा था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले कई वर्ष की ही, आगे मैं इस दूसरे पार्ट में पढ़ती हूँ, अभी एक सेकेंड रुकिएगा। कई वर्षों के बाद भी इस तरह है, इस बार भी बादलों की कपाट ठाकुर जी की कपाट की तरह बंद ही रहे। कहने का मतलब ये है, लेखिका यहाँ कह रही है कि भाई मैंने इतना प्रयास करने के बावजूद भी, वैसे मौसम साफ था, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन हल्के हल्के बादल थे। उन हल्के हल्के बादलों के कारण ही ये रीज़न रहा
कि कंचनजंगा वहाँ से नहीं दिखाई दी। यहाँ पर कहना चाह रही है कि वैसे ही जैसे ठाकुर जी उनके कपाट जो बंद हो जाते हैं और दर्शन करने वाले वापस आ जाते हैं और उनके दर्शन नहीं हो पाते, सेम वैसी ही घटना लेखिका के साथ घटी थी। कंचनजंगा दिखाई न देनी थी और न दिखाई थी, पर सामने ही रकम रकम मीन्स रंग बिरंगे। यहाँ जो ये रकम रकम वर्ड आया है, इसका मतलब है इन शब्दों का कि रंग बिरंगे मतलब फूल बिखरे, इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा या मानो या मुझे लगा कि फूलों के बाग में आ गई हूँ। अब यहाँ कह रही है कि भाई कंचनजंगा तो मुझे नहीं दिखाई दी, लेकिन कुछ ही दूरी पे चल के मुझे वहीं आसपास ही तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि मानो मुझे ऐसा लगा कि मैं फूलों की बगिया में आ गई हूँ या फूलों के बाग में आ गई हूँ। लेकिन आगे कहती है कि बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। अभी ये युमथांग क्या है इसे भी जान लेते हैं। युमथांग की एक जगह का वर्णन हो रहा है जो कहाँ से, गंगटोक से 149 किलोमीटर दूरी पर है। अब यहाँ कह रहे हैं युमथांग यानी कि घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ, गहनतम कहते हैं मतलब झुकी हुई, फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम और गाइड ज़्यादा, जितेंद्र नारगे। अब बात हो रही है जितेंद्र नारगे, जो लेखिका ने बीच में अलग अलग दृश्यों देखने के लिए, अलग अलग स्थानों पे जाने के लिए एक जीप हायर की थी। एक जीप उसने किराए पे ली हो जो भी है, उसी में बैठ कर के एक जो ड्राइवर है, कुछ और लोग भी थे उनके साथ, लेकिन बात यहाँ जितेंद्र नारगे की हो रही है जो ड्राइवर थे उनके। लेकिन लेखिका कह रही है कि वो ड्राइवर कम लेकिन गाइड ज़्यादा थे। क्या वह, अब वहाँ पर उन्होंने कहा कि वो बता रहा था उन घाटियों के बारे में, तो लेखिका ने प्रश्न किया क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। उन्होंने कहा मैंने ऐसे ही अचानक जो है जितेंद्र नारगे से पूछा कि क्या वहाँ पर बर्फ़ भी मिलेगी। चलिए तो जगह जगह गहराए पाइन और धूपी की खूबसूरत नुकीली पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बहुत पताकाएँ, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नारगे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। अब जहाँ वो जा रहे थे उसी रास्ते में उन्हें ये सब दिखाई दिया, और जितेंद्र नारगे ने बताया कि बीच बीच में बता रहा था कि मैम यहाँ पर इन पताकाओं की बड़ी मान्यता है और यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, बुद्ध को बहुत मानते हैं। किसी भी बुद्धिस्ट लोग होते हैं, उनकी मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर में दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। अब यहाँ जितेंद्र नारगे ने बताया कि मैम ये जो इलाका है, अगर यहाँ किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे 108 पताकाएँ, ये जो सफ़ेद रंग की हैं, इन्हें फहरा दिया जाता है, टांग दिया जाता है और ये पवित्र स्थान है। और 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं और नहीं इन्हें उतारा नहीं जाता। उनने कहा और इनकी एक ख़ास बात यह है कि इन्हें उतारा भी नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। अब यहाँ जितेंद्र नारगे ने एक बात क्लियर करी कि यहाँ मृत्यु के दौरान तो सफ़ेद, लेकिन अगर किसी खुशी के कोई फंक्शन हो रहा हो तो उसमें कलरफुल पताकाएँ लगाई जाती हैं, यानी कि रंग बिरंगी। लेखिका कहती है कि जितेंद्र नारगे जो है बोलता जा रहा था, लेकिन मेरी नज़र दुकानों पर लगी दलाई लामा की तस्वीरें देखे जा रही थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेंद्र नारगे बताने लगा कि इस जगह का नाम कविलोंग स्टॉक है।
यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। एक जगह आई बीच में जिसका नाम था कवि लॉन्ग स्टॉक, और यहाँ पर बताया जा रहा था, जितेंद्र नारगे ने बताया था कि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के 30 से बमसन ने लेप्चाओ के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। अब ये क्या है, इसे जान लेते हैं। यहाँ बताया है लेखिका ने कि यहाँ स्थानीय जातियों के बीच मतलब सुदीर्घ झगड़ों के, सुदीर्घ माने जो मतलब सोचे समझे हुए, जो लंबे लंबे, सुदीर्घ आया है यहाँ, सोचे समझे, जो मतलब ज़्यादा दिनों तक झगड़ों के बाद शांति वार्ता और संधि पत्र के बारे में बताया। उसने कहा कि यहाँ कुछ जाति समूह के बारे में कुछ लड़ाई झगड़े हुए होंगे और उसी पे फिर शांति वार्ता हुई और उसी पत्र पर ये संधि पत्र की बात की गई है। संधि कहते हैं जब आपस में समझौता हो जाए। आगे बढ़े रास्ते में एक कुटिया, अब बात हो रही है आगे, कह रहे हैं कि कुटियों के भीतर घूमता चक्र यह क्या है नारगे, मतलब एक लेखिका ने पूछा। उसी रास्ते पर मैंने एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र देखा। अब लेखिका कह रही है कि भाई मैंने उस चक्र के बारे में जितेंद्र नारगे से पूछा कि भाई ये क्या है, तो नारगे ने बताया कि इसको घुमाने पर इसे कहते हैं, नारगे ने बताया कि यह प्रेयर व्हील है, यानी कि प्रार्थना चक्र। इसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं। ऐसी लोगों की मान्यता है कि इसे घुमाने से क्या होता है, पाप धुल जाते हैं। धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे कार्य करते हुए नेपाली युवतियाँ। अब यहाँ उसने कहा है इससे पहले कि इतने जो है साइंस आगे बढ़ गई है, इतनी प्रगति कर ली है लोगों ने, इतने हमारे समाज ने, हमारे जो है देश ने, लेकिन लोगों की सोच वहीं आस्था में डूबी हुई है। आस्था, विश्वास और अंधविश्वास, पाप और पुण्य की अवधारणाओं में, सोच विचारों में कल्पनाएं करने से अभी भी रुक नहीं रहे हैं। लोग बाग आज भी ये मानते हैं कि बताओ धर्म चक्र घुमाएंगे और उनके पाप धुल जाएंगे। क्या ऐसा है कुछ? यहाँ पर लेखिका उनकी सोच पर क्या करती है, थोड़ा सा विचार करती है। आगे बढ़ते हैं। रफ्ता रफ्ता मीन्स धीरे धीरे हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे। बाजार और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कॉटन ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। यानी कि वो कह रही कि अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो जो कुछ लोग, कुछ महिलाओं ने पीठ पे बच्चे बांधे हुए थे और स्वेटर बुन रही थी। कुछ नेपाली युवतियाँ और भारी भरकम उन्होंने वजन लादे हुए थे, कुछ जो आदमी थे और भारी भरकम कॉटन ढोते हुए जो दिख रहे थे। अब वो ओझल होने लगे। जो काम करते हुए नज़र आ रहे थे, जो काम करते हुए लोग उन्हें नज़र आ रहे थे, नेपाली लोग और वो युवतियाँ, अब वो धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रहे थे, यानी कि दूर हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियाँ में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के भी छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। अब क्योंकि ऊंचाइयों पे जा रहे हैं वो, तो जो नीचे की चीज़ें थी वो छोटी नज़र आने लगी। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने लगा। अब क्योंकि वो पहाड़ियों पे ऊपर चढ़ रही हैं तो विशाल रूप में पर्वत भी नज़र आने लगे। हिमालय की बात कर रही है। कितने दशकों यात्रियों और तीर्थयात्रियों काम में हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय, और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे वो, तो पथरीले रास्ते, घुमावदार रास्ते, वीरान कहते हैं सुनसान हो रहे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा और अब हिमालय के जितने नज़दीक जाएंगे वो बहुत बड़ा दिखने लगेगा। विशालकाय कहते हैं बहुत फैला हुआ। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन
अब ये शिद्दत क्या है, शिद्दत देख लेते हैं। इसका अर्थ है तीव्रता। तीव्रता तेज के लिए आया है यहाँ, तीव्रता या अधिकता के लिए। मुस्कुराने लगे। भीमकाय पर्वतों के बीच घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था मानो जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीचों बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। अब यहाँ उस दृश्य की बात कर रही है लेखिका, जब पथरीली पहाड़ियों के बीच में से पेड़ पौधे और हरी मतलब रंग बिरंगे फूल, उसमें पूरी भरमार है। रास्तों से ऐसे ही गुजर रही थी हरियाली, हरियाली मानो गुफा के बीचों बीच हिचकोले खाते निकल रहे थे। हरियाली थी, चारों तरफ घाटियाँ थी, पर्वतें थे, कच्चे पक्के रास्तों के बीच। लेखिका कह रही है कि इस बिखरी हुई असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। अब लेखिका कह रही है कि इतना अच्छा वो था रास्ता, और उसकी सुंदरता देख करके लोग अपने आप ही, जो सैलानी थे, जो पर्यटक थे, अपने आप ही झूमने लगे और गाना गाने लगे। कौन सा? सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर हम मौन थे। मैं मौन थी। लेखिका कह रही है कि मैं मौन थी, मैं नहीं गा रही थी गाना, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। वो कह रही है कि मैं बिल्कुल एक ऋषि मुनि की तरह शांत थी, बहुत अंदर से महसूस कर रही थी, मानो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दृश्य को मैं अपने अंदर भीतर भर लूं। बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों को शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते हुए जलप्रपातों को देख रही थी। अब यहाँ मुंडकी आया है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। क्या ये सिर के लिए आया है कि मुंडी कहते नहीं कि अपनी मुंडी बाहर कर लो, अंदर अंदर कर लो, तो लेखिका ने उसी की बात की है, अपने सिर की बात हो रही है यहाँ। अब आगे कहती है कि ऐसे इतने इतने अच्छे अच्छे दृश्यों को, जहाँ झरने गिर रहे हों, नदियाँ बह रही हों, तो ऐसे दृश्यों को कोई कैसे भूल सकता है। आगे कह रहे कि सिलकुंडी से ही हमारे साथ 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 थी यह तीस्ता नदी। अब एक नदी की बात कर रही है जिसका नाम है तीस्ता, और जो सिलकुंडी से निकल दी थी। यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, यानी कि उसकी सुंदरता तो और भी अद्भुत थी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। यानी कि वो कह रही है कि मैं इतनी रोमांचित थी, इतनी अंदर से एक्साइटेड थी कि मानो जैसे एक चिड़िया बहुत हल्की फुल्की होती है और आसमान में अपने पंखों को फैला रही होती है। मेरे नगरपति, मेरे विशाल मेरे हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी खूबसूरत लम्हों की तरह रंगत को कैमरे में कैद करने लगे। मशगूल थे। मशगूल मतलब कहते हैं कि किसी काम में पूरी तरह से डूब जाना, व्यस्त हो जाना। कह रही है कि जो ये सेवन सिस्टर वाटरफॉल था, इतना खूबसूरत था, जितने भी सैलानी थे, जितने भी पर्यटक थे, सब उसकी पिक्चर लेने लगे। जो ऊंचाई से पानी गिर रहा था, जो नदियाँ थी, तीस्ता नदी की बात कर रही है उसकी, और जो ये पूरा दृश्य उन्होंने बताया है आदिम युग की किसी अभिशप्त। अभी ये अभिशप्त क्या है, इसे देख लेते हैं। कह रहा है कि साबित अभियुक्त राजकुमारी सी में भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठे झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। वो कह रही है कि मैं भी एक ऐसी बिल्कुल किसमें अभियुक्त मतलब सापित या अभियुक्त मतलब इस तरह से मैं एक जगह राजकुमारी सी बिल्कुल नीचे बिखरे हुए भारी भरकम जो पत्थर थे उस पर बैठकर झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। कह रही है मैं एक जगह बैठ गई, बिल्कुल पत्थरों पर।
थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में मैं पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। यानी कि उसने कहा कि जो नदी निकल रही थी पास से, वो वहाँ मैं पत्थरों पे बैठी थी और मैंने अपने पैर जैसे भिगोए मानो मेरे अंदर की आत्मा भी पूरी डूब गई हो, मैं पूरी भीग गई हूँ। कल्पनाएं कर रही है लेखिका जो है। और उसकी सुंदरता, सत्य और सुंदरता को छूने लगा। भाई वाकई में मैंने कहा कि भाई सुंदरता दिखावटी नहीं है, सच है। यानी कि अब मैं पूरी तरह से मान गई थी। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अद्भुत कहते हैं अनोखे अनूठे क्षणों में झूम झूम मतलब मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों सीमा के लिए हुई है, देश की सीमाओं से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं यह आया है तमोगण से युक्त कुटिल। अब ये कह रहा है कि और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में दुष्ट वासनाएं कहते हैं बुरी इच्छाएं, इस निर्मल धारा में मैं बह गई। मन हुआ कि अंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठहलने लगा आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अब ये जो जितेन नारगे था, इसने उन्हें टटोला और उनसे कहा कि मैम आप यहाँ से चलिए, इससे भी सुंदर सुंदर और आपको आगे जो दृश्य दिखाई देंगे और जो है नज़ारे मिलेंगे। नज़ारे दृश्यों को कहते हैं। अनमनी सी मैं उठी, अनमनी बेमन की। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते परिदृश्य से सब छूमंतर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। यहाँ कह रहा है कि जैसे ही मैंने वो जगह से मैं हटी, मेरा मन हटा, मानो कि सब छूमंतर हो गया हो, मानो एक सपना मैं देख रही थी कोई जादू भरा, और वो अब एकदम से गायब हो गया था। अब देखिए बच्चों, चैप्टर बहुत बड़ा है और ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं इसे यहीं रोक देती हूँ और एक दूसरी वीडियो में मैं इसका पूरा सार समझाने का प्रयास करूँगी। तब तक आप ऐसे ध्यानपूर्वक सुने, समझें और प्रश्न यहीं से बनेंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये पार्ट। कम चैप्टर्स हैं आपके लिए लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा सार समाप्त करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आप पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर बच्चों।